हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। नदियों का उद्गम देखेंगे, उसका निकास देखेंगे और नदियों के बारे में कुछ विशेषताएं देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम भारत की नदियों का विभाजन देख लेते हैं। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, हिमालय नदी तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, यहाँ पर हम विंध्याचल पर्वत को देख रहे हैं और ये विंध्याचल पर्वत के उत्तर की सारी नदियों को हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। और हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत हिमालय से निकलने वाली सारी नदियाँ आती हैं हिमालय क्षेत्र से। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मतलब विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित सभी नदियों को प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिमालय नदी तंत्र का विभाजन देख लेते हैं। हिमालय नदी तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु नदी तंत्र। इस नदी तंत्र के अंतर्गत सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब ये सभी नदियाँ आती है। तो अब हम दूसरी नदी तंत्र देख लेते हैं, वह है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत गंगा की सभी सहायक नदी जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन नदी आती है। तीसरी नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र की सभी सहायक नदियाँ आती है। हम इन सभी नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली सभी नदियों को विस्तार से देखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है अरब सागर में गिरने वाली नदी और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। भारत की वे सभी नदियां जो अरब सागर में गिरती है, आप देख सकते हैं कि अरब सागर की स्थिति भारत के पश्चिम में स्थित है। अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती ये सभी नदियां गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जैसे महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये सभी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत पहली तंत्र है सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र में हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से हुआ है। तो मानसरोवर झील आप उसकी स्थिति देख सकते हैं। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलते हुए जम्मू कश्मीर राज्य, उसके पश्चात पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो यह 2900 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इस नदी का बहुत ही छोटा हिस्सा भारत में बहता है, बाकी सभी हिस्से पाकिस्तान में बहते हैं। और इस नदी के जल के उपयोग को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवाद हुआ था। तो 1960 में सिंधु नदी जल समझौते के द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी के काल में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत इस नदी तंत्र का 20% जल उपयोग कर सकेगा। अब हम अगले नदी तंत्र की ओर चलते हैं। अगला नदी तंत्र है झेलम नदी तंत्र। झेलम नदी तंत्र का उद्गम आप देख सकते हैं। इस नदी का उद्गम जो है बेरीनाग के पास शेषनाग झील से हुआ है जम्मू कश्मीर में। और इसका निकास जो है चिनाब नदी पर होगा। इसके बाद हम चिनाब नदी देखेंगे, उसमें जाकर यह नदी मिल जाएगी। इस नदी के संबंध में एक और प्रश्न बनता है कि इस नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो झेलम नदी के तट पर स्थित शहर है श्रीनगर। आप इसे याद रखिए, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। झेलम नदी की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इस झेलम नदी पर दो परियोजना संचालित है। पहली परियोजना है तुलबुल परियोजना और दूसरी परियोजना है किशनगंगा परियोजना। यह प्रश्न पूछा जाता है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो वह है झेलम नदी पर। वैसे ही अगला पूछा जा सकता है कि किशनगंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो वह है झेलम नदी पर। पीर पंजाल श्रेणी जो कि हिमालय की एक श्रेणी है, उसमें बारामूला दर्रे का निर्माण झेलम नदी के द्वारा ही किया जाता है। तो इसे हमें याद रखना है कि झेलम नदी के द्वारा किस दर्रे का निर्माण किया जाता है, तो वह है बारामूला दर्रा। और किस श्रेणी में किया जाता है, तो वह पीर पंजाल श्रेणी में किया जाता है। अब हम अगली नदी के बारे में देख लेते हैं, वह है चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम चंद्रभागा दर्रा चंद्रताल झील से हुआ है और इसका निकास जो है सतलज नदी में होता है। यह आगे जाकर सतलज नदी में मिल जाती है। हमने अभी देखा कि झेलम नदी जो है चिनाब नदी में मिलती है, तो हम देख सकते हैं कि चिनाब नदी में मिल रही है और यह चिनाब नदी आगे जाकर सतलज नदी में मिल जाएगी। इसके पश्चात हम अगली नदी की ओर चलते हैं, रावी नदी।
रावी नदी का उद्गम देख लेते हैं। रावी नदी का उद्गम जो है रोहतांग दर्रा से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। आप देख सकते हैं बीच वाली नदी जो है वह चिनाब नदी है और झेलम और रावी नदी उसमें जाकर मिलती है। इसमें एक और प्रश्न बनता है कि नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा होगा। तो इसमें सबसे पहले सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बाद झेलम नदी है, झेलम नदी के बाद चिनाब नदी, उसके बाद रावी नदी। अब हम अगली नदी सतलज नदी के बारे में देख लेते हैं। सतलज नदी का उद्गम जो है मानसरोवर के निकट राकसताल झील से होता है। आप देख सकते हैं राकसताल झील, और वह भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और पंजाब से होते हुए वह सिंधु नदी में मिल जाती है। आप देख सकते हैं हमने आपको पहले बताया था चिनाब नदी है वह सतलज नदी में मिलती है, तो आप देख सकते हैं ब्लू वाली लाइन सतलज नदी में मिल रही है। राकसताल झील से निकलने के पश्चात यह नदी भारत में प्रवेश करती है। आप देख सकते हैं रेड कलर का जो ट्रायंगल है वह है सिपकिला दर्रा, वहीं से यह नदी भारत में प्रवेश करती है। इस नदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल परियोजना, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है और यह भारत की सबसे ऊंची बांध है। हमें इसे याद रखना है, यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है, तो वह है सतलज नदी पर, और किस राज्य में स्थित है, तो वह पंजाब राज्य में है। एक और नदी देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र की आखिरी नदी, वह है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम की बात करें तो इस नदी का उद्गम जो है रोहतांग दर्रा से होता है। इससे पहले एक नदी रावी नदी भी थी, उसका भी उद्गम रोहतांग दर्रे से ही हुआ है। यह हिमाचल प्रदेश के उत्तर से निकलती है और यह पंजाब में हरिके बैराज के पास सतलज नदी से मिल जाती है। इसका निकास जो है सतलज नदी है। यह नदी पंजाब में हरिके बैराज के पास मिलती है और इसी बैराज से एक बहुत ही प्रसिद्ध नहर निकली है, वह है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है और सबसे लंबी नहर है। इस इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर भी कहा जाता है। यह नहर पंजाब से निकलकर हरियाणा और राजस्थान क्षेत्र में प्रवाहित होती है और इस नहर का अधिकांश भाग राजस्थान क्षेत्र को सिंचित करता है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वह है राजस्थान नहर। भारत की सबसे लंबी कृत्रिम नहर कौन सी है, तो वह है इंदिरा गांधी नहर। अब हम गंगा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम जो है गोमुख हिमानी से हुआ है उत्तराखंड में, और यह दो नदियों के संगम से बना है, वह है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। जब यह नदी गोमुख हिमानी से निकलती है तो उसे भागीरथी नदी कहा जाता है, और देवप्रयाग में जब यह अलकनंदा से मिल जाती है उसके पश्चात यह गंगा नदी कहलाती है। गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है और इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबी नदी है। और इस नदी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसमें डॉल्फिन पाया जाता है, तो वह यही नदी है, गंगा नदी में डॉल्फिन पाया जाता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग में बहती हुई बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वह अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आप देख सकते हैं गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं और उसकी स्थिति भी देखेंगे। तो गंगा नदी की सहायक नदी है घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, रामगंगा, गोमती और यमुना। हम सहायक नदियों की स्थिति देख लेते हैं, हम उसका विस्तार से देखेंगे। तो पहली सहायक नदी है गोमती नदी। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए वह गंगा से मिल जाती है। दूसरी सहायक नदी है घाघरा नदी, जो छपरा के पास बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। अगली सहायक नदी है गंडक नदी, यह नेपाल क्षेत्र से आती है और बिहार में पटना के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। अगली नदी है कोसी नदी, यह नेपाल क्षेत्र से आती है और बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे विस्तृत में देखेंगे। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत से होता है और यह प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश
से भारत में प्रवेश करते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वह वहां गंगा से मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह एक लंबी नदी है, परंतु भारत में केवल 900 किलोमीटर बहती है। इस कारण इसे सबसे लंबी नदी नहीं कहा जाता। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर। यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। असम में इसकी चौड़ाई इतनी अधिक है कि बीच में एक द्वीप का निर्माण होता है और उस द्वीप को कहा जाता है मांजुली द्वीप। ठीक है, भारत सरकार द्वारा मांजुली द्वीप को जिला का दर्जा दिया गया है। भारत का पहला द्वीप जिसे जिला बनाया गया है वह है मांजुली द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी की और विशेषताओं की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। उसे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता, सांगपो नदी कहा जाता है। और वहीं भारत में जब यह प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसे दिहांग नदी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी नहीं कहा जाता। और जब यह नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना कहा जाता है। और गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा कहा जाता है, इसे गंगा नहीं कहा जाता। गंगा नदी अर्थात पद्मा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जिसे जमुना नदी कहा जाता है आपस में मिलती है तो यह एक नए नाम से जाना जाता है जिसे मेघना नदी कहते हैं। यह नदी बांग्लादेश में मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। हमें इसे याद रखना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है और जमुना नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अब हम एक और सहायक नदी देख लेते हैं, यह है यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नदियों के संगम स्थल को क्या कहा जाता है, तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम स्थल को देवप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और पिंडर नदी के मिलन स्थल को कर्णप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है उसे नंदप्रयाग कहा जाता है। और ऐसे ही अलकनंदा और विष्णुगंगा जब आपस में मिलती है तो उस स्थान को विष्णुप्रयाग कहा जाता है। मिलन स्थल को हमें याद रखना है। शिक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम स्थल को क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा देवप्रयाग। वैसे ही अगर और पूछा जाए अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है तो उसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। इसे हमें याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आगे गंगा नदी की शाखा विभाजन के बारे में देख लेते हैं। गंगा नदी जो है फरक्का के निकट दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। उसकी एक शाखा जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और दूसरी शाखा जो है कलकत्ता की ओर जाती है जिसे भागीरथी हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। यह भागीरथी नदी हुगली नदी कोई अलग नदी नहीं है, यह गंगा की ही एक शाखा है। गंगा दो भागों में विभाजित हो जाती है फरक्का के निकट, तो उसे हुगली नदी कहा जाता है। अब हम एक रेड ट्रायंगल देख रहे हैं गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम स्थल पर। यह बांग्लादेश और भारत के बीच में स्थित है, बांग्लादेश में स्थित है, और इस स्थान को कहा जाता है सुंदरवन डेल्टा। यहाँ दो नदियाँ ब्रह्मपुत्र और गंगा आपस में मिलती है और यह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। यह क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाया जाता है। सुंदरी पादप के कारण इस क्षेत्र को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। और इस डेल्टा की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर बहुत अधिक पाया जाता है। गंगा की एक सहायक नदी सोन नदी के बारे में पढ़ते हैं। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के पास होता है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी सिरे पर, और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में अमरकंटक की पहाड़ी है, वहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है। यह नदी प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश और अंत में बिहार के पटना के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। यह गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। और इसकी विशेषता की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यह रिहंद बांध का निर्माण करती है, और इसी बांध में एक जलाशय का निर्माण होता है, वह है वल्लभ पंत जलाशय। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि गोविंद सागर वल्लभ पंत जलाशय किस नदी पर स्थित है, तो वह है सोन नदी पर। और कहाँ स्थित है, तो वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम अगली नदी कोसी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बाढ़ आता है, विनाशकारी बाढ़, इस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और यह नदी सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है।
उद्गम की बात करें तो इस नदी का उद्गम नेपाल में गोसाईनाथ चोटी से हुआ है और यह बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। अब हम अगली नदी के बारे में देख लेते हैं, गंडक नदी। गंडक नदी जो है यह भी नेपाल क्षेत्र से आती है और बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी की एक विशेषता है कि यहाँ घड़ियाल पाया जाता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जहाँ बहुतायत मात्रा में घड़ियाल पाया जाता है, तो वह है गंडक नदी। अब हम यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना नदी का उद्गम जो है यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से हुआ है और यह नदी उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है और उसके मिलन स्थल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। हम एक और नदी के बारे में पढ़ लेते हैं, वह है दामोदर नदी। यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें भी बाढ़ आते रहते हैं और इस नदी का उद्गम जो है हजारीबाग पहाड़ी से हुआ है, छोटा नागपुर के पठार से। और इस नदी की एक प्रमुख विशेषता है कि यह नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, मतलब पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उससे होकर बहती है। दो और नदियां हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, वह भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में बहती है। तो पश्चिम बंगाल में बहुतायत में कोयला पाया जाता है, यह कोयला क्षेत्र के आसपास बहती है। और इस नदी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसी नदी से आरंभ हुआ था 1952 में। हमें याद रखना है कि भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वह है दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो वह हुई थी 1952 में। अब हम यमुना की सहायक नदी चंबल नदी के बारे में देखेंगे। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और उसके बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी का उद्गम जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जानापाव पहाड़ी से हुआ है। इस नदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि मुरैना नामक स्थान पर विश्व प्रसिद्ध घड़ियाल प्रोजेक्ट जो है इसी नदी पर स्थित है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि विश्व प्रसिद्ध घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है, तो वह है चंबल नदी पर। इस नदी पर बड़े बड़े बीहड़ पाए जाते हैं। ऐसी कौन सी नदी है जो अपने बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है चंबल नदी। बीहड़ बड़े बड़े मिट्टी के भूखंड होते हैं जो नदियों के द्वारा काट कर बनाए जाते हैं। और इस नदी पर एक और विशेषता है कि इस नदी पर चुलिया जलप्रपात स्थित है। तो चुलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो वह है चंबल नदी पर। चंबल नदी पर बहुत से जल विद्युत परियोजना संचालित है, जैसे राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर और कोटा बैराज। ये सभी जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर संचालित है। हमें इसे याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गांधी सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो वह है चंबल नदी पर। राणा सागर परियोजना किस नदी में संचालित है, तो वह है चंबल नदी। ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।